लॉकडाउन का दंश क्या हुआ है, क्या कितना भारी इस शिक्षा के क्षेत्र में पड़ा है, ये आप और हम सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। बहुत से हमारे साथी आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत से ऐसे हमारे साथी जो दूसरी नौकरियां कर रहे हैं, छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं, बर्बाद हो गए हैं। इस संघर्ष में भी कुछ लोग टिके रहे और कोरोना काल में जूझते रहे, ऑनलाइन पढ़ाते रहे और कोरोना काल के समापन के बाद ही उन्होंने आगे अपनी शिक्षा को मूर्त रूप दिया। तो ऐसे 1 साल या 9 महीने जिनको हुए हैं, हम चाहते हैं उनको भी सरकार कंसिडर करे, उनका भी कोटा कोचिंग हब में फिक्स करे और पास में ही रहने के लिए कोचिंग हब में जिनको आवंटन हो जाता है उनको रियायती दर पर ही पास में रहने के लिए फ्लैट दे। हमारे शिक्षक हैं, वे भिखारी नहीं है, वे देश को शिक्षित कर रहे हैं, देश की भविष्य को तय कर रहे हैं। हम सरकार से भीख नहीं मांगते हैं। मैंने इसलिए आप लोगों से कहा पहले भी कि जो हम चाहेंगे वही होगा इस देश में, इस प्रदेश में, लेकिन हम सब चाहेंगे तभी तो होगा। हम सब ने चाहा, सरकार लॉटरी पर हमारे लिए कोचिंग हब लेकर आई, 3 साल की अनिवार्यता रखी ताकि कोचिंग संचालक ही उसमें आए, कोई भूमाफिया उसमें ना पाए। अब हम चाहते हैं कि हमारे लिए रिहायशी इलाका भी, रिहायशी रूप में या फ्लैट भी आप रियायती दर पर जिनको कोचिंग हब में कोचिंग संस्था मिलती है उनके लिए उपलब्ध कराया जाए। यह भी हम करके रहेंगे। पुनः मैं दोहराता हूं कि आपकी जो भी चाहत होगी इस सरकार से करवाएंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम शिक्षित कर रहे हैं। हम IAS, RAS, RPS, IPS, पटवारी, तहसीलदार, पुलिस, आर्मी पर्सन, हम कौन सा वो क्षेत्र है जहां देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, देश को अच्छे नागरिक नहीं दे रहे हैं, देश को अच्छे अधिकारी नहीं दे रहे हैं, देश को अच्छे एम्प्लॉय नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम रियायती दर पर कोई कोचिंग हब मांगते हैं तो सरकार नहीं देगी क्या? देगी। रियायती दर क्या होनी चाहिए ये आप और हम बैठकर तय करेंगे, लेकिन जब आप और हम बैठेंगे तभी तो तय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज का दिन ऐतिहासिक कोचिंग संचालकों के लिए भी, ऐतिहासिक कोचिंगों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी, ऐतिहासिक जयपुर के लिए भी, ऐतिहासिक राजस्थान के लिए भी, ऐतिहासिक पूरे देश के लिए भी और ऐतिहासिक कांग्रेस सरकार के लिए भी। आज कोचिंग हब में आवेदन स्वीकार करने की पहली तारीख है। 25 जुलाई से 25 अगस्त तक यहाँ आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह कोचिंग हब। एक बड़ी गलती हमसे हो गई और उस गलती को हमें सुधारना होगा। गलती इस बात की कि हम समुचित रूप से विकास के लिए वहाँ प्लान नहीं दे पाए, और जब प्लान बन रहा था तब कोचिंग हब का तो प्लान हमने बनाया, लेकिन कोचिंग हब में जिन संचालकों को कोचिंग हब में कोचिंग संस्थान अलॉट होगी उनके लिए रहने की सुविधा हमने वहाँ नहीं दी है। लेकिन कल मैं वहाँ गया और वहाँ बैठकर जब मैंने मनन किया कि क्या होगा अगर कोचिंग संचालकों को कोचिंग हब में कोचिंग संस्थाएं तो मिल जाए, लेकिन उनको रहने के लिए सुविधा न मिलने के कारण उन्हें दूर दूर से आना पड़े। ऐसे में जो गोपालपुरा कोचिंग हब है, जो जगतपुरा कोचिंग हब है, जो श्योपुर रोड पर जो कोचिंग हब है, जो झोटवाड़ा में कोचिंग हब है, वहाँ से जो फैकल्टी आएंगे तो वापस उन्हीं जगहों पर रहने के लिए, सोने के लिए रात को जाएंगे और सुबह जब वहाँ से निकलेंगे तो वो अपना प्रायोरिटी सेट करेंगे, क्योंकि वो सेट करेंगे कि चलो मैं जो जगतपुरा जाऊँगा या जगतपुरा से मैं कोचिंग हब जाऊँगा तो पहले जगतपुरा की क्लास ले लेता हूँ,
और उसके बाद मैं कोचिंग हब की क्लास लूँगा। और कोचिंग हब को जब पूरी तरीके से विकसित करने की बात चल रही है तो शहर की सभी बड़ी कोचिंग संस्थाओं को यहाँ आने वाले समय में शिफ्ट होना पड़ेगा। यह माननीय उच्च न्यायालय की वजह से होना है। अभी फिलहाल हम इसको दबा सकते हैं, इसे मैनिपुलेट करके नज़रअंदाज करने के लिए बाध्य कर सकते हैं सरकार और उच्च न्यायालय को, लेकिन हमेशा यह नज़रअंदाज नहीं रहेगा। कभी ना कभी कोई ना कोई, जिस प्रकार पूर्व में जवाब दो सरकार के द्वारा एक PIL लगाई गई थी, इसी तरीके से कोई ना कोई सरकार से जवाब मांगेगा। बढ़ती भीड़ के कारण जब एक्सीडेंट होंगे या कहीं आगजनी होगी तो ये मामला उठेगा और फिर हमें अस्त व्यस्त होना पड़ेगा। तो भविष्य की चिंताओं को मुक्ति पाने के लिए, भविष्य में स्थायी रूप से एक जगह बसे रहने के लिए ये कोचिंग हब सरकार ने हमें दिया है, ताकि सरकार हमें बार बार बाध्य न करे कि आप यहाँ से बेदखल होइए। हम पहले लालकोटी से बेदखल हुए, फिर टोंक फाटक से बेदखल होने की कगार पर थे। तब सरकार ने, माननीय अशोक गहलोत जी ने सोचा कि इनको स्थायित्व प्रदान किया जाए। आप सब कोचिंग संचालकों ने उसमें सहयोग भी किया शुरुआत में, और शुरुआत में बहुत से ऐसे कोचिंग संचालक थे कि जो ये हो ही नहीं सकता कि कोचिंग संचालकों को ही इसमें मिले और बिना निविदा के, यानी बिना ऑक्शन की प्रक्रिया के मिले, वो सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन आप जरा सोचिए कि जब यह मामला सारा उच्च न्यायालय की वजह से आया है और सरकार हमारे लिए ला रही है, और जननायक आज अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास हमारे दर्द को आगे बढ़ाते रहे हैं, और हमारी प्लानिंग को, हमारे सुविधा के लिए जयपुर में भी एक कोचिंग हब बने, इसकी शक्ल को मूर्त रूप देने के लिए माननीय शांति धारीवाल जी तथा उनके अधिकारी उस समय के भास्कर सामंत और पवन अरोड़ा जी, वे पूरी ताकत से लगे हैं। योजनाबद्ध तरीके से इसको आगे बढ़ाया गया है। तो उन्होंने कोचिंग हब की डिमांड को माना। हमने उस समय कोचिंग हब की डिमांड ही की थी। हम यह भूल गए थे कि हमें रहने के लिए भी आसपास मकान की जरूरत होगी, फ्लैट की जरूरत होगी। तो हम ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ की तरफ से कुछ मुद्दों को लेकर जल्द ही आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। आप लोग ग्रुप से जुड़े हैं, आप लोग व्यक्तिगत रूप से भी हमसे जुड़े हैं, बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। पहली बात, जो रियायती दर है वो हमसे पूछकर तय नहीं की गई, इसलिए यह रियायती दर कम होनी चाहिए, हमसे पूछकर तय होनी चाहिए। दूसरी बात, जो कोचिंग संचालक यहाँ कोचिंग कर रहे हैं और जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिन्हें 1 साल ही हुआ है, उनको भी उनका एक कोटा चाहे फिक्स कर दे सरकार। ठीक है, 240 या 140 में से 100 आप 3 साल पूरे हो चुके कोचिंग संचालकों को दें, तो 40 आवंटन ऐसे नए कोचिंग संचालकों को भी दें जिन्हें 1 साल ही हुआ है। क्योंकि कोरोना काल से पहले बहुत से ऐसे कोचिंग संचालक थे जिन्होंने प्लान किया, पैसा खर्च किया, और जैसे ही उन्होंने शुरू किया कोरोना काल आ गया, लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन का दंश क्या हुआ है, कितना भारी इस शिक्षा के क्षेत्र में पड़ा है, ये आप और हम सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। बहुत से हमारे साथी आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत से ऐसे हमारे साथी जो दूसरी नौकरियां कर रहे हैं, छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं, बर्बाद हो गए हैं। इस संघर्ष में भी कुछ लोग टिके रहे और कोरोना काल में जूझते रहे, ऑनलाइन पढ़ाते रहे, और कोरोना काल के समापन के बाद ही उन्होंने आगे अपनी शिक्षा को मूर्त रूप दिया। तो ऐसे 1 साल या 9 महीने जिनको हुए हैं, हम चाहते हैं उनको भी सरकार कंसिडर करे, उनका भी कोटा कोचिंग हब में फिक्स करे। और पास में ही रहने के लिए कोचिंग हब में जिनको आवंटन हो जाता है उनको रियायती दर पर ही पास में रहने के लिए फ्लैट दे। हमारे शिक्षक हैं, वे भिखारी नहीं है, वे देश को शिक्षित कर रहे हैं, देश की भविष्य को तय कर रहे हैं। हम सरकार से भीख नहीं मांगते हैं। मैंने इसलिए आप लोगों से कहा पहले भी कि जो हम चाहेंगे वही होगा इस देश में, इस प्रदेश में। लेकिन हम सब चाहेंगे तभी तो होगा। हम सब ने चाहा, सरकार लॉटरी पर हमारे लिए कोचिंग हब लेकर आई, 3 साल की अनिवार्यता रखी ताकि कोचिंग संचालक ही उसमें आए, कोई भूमाफिया उसमें ना पाए। अब हम चाहते हैं कि हमारे लिए रिहायशी इलाका भी, रिहायशी रूप में यहाँ फ्लैट भी आप रियायती दर पर जिनको कोचिंग हब में कोचिंग संस्था मिलती है उनके लिए उपलब्ध कराया जाए। यह भी हम करके रहेंगे। पुनः मैं दोहराता हूं कि आपकी जो भी चाहत होगी इस सरकार से करवाएंगे, क्योंकि यह हमारा हक है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं।
हम शिक्षित कर रहे हैं, हम आईएएस, आरएएस, आरपीएस, आईपीएस, पटवारी, तहसीलदार, पुलिस, आर्मी पर्सन, हम कौन सा वो क्षेत्र है जहां देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, देश को अच्छे नागरिक नहीं दे रहे हैं, देश को अच्छे अधिकारी नहीं दे रहे हैं, देश को अच्छे एम्प्लॉय नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम रियायती दर पर कोई कोचिंग हब मांगते हैं तो सरकार नहीं देगी क्या? देगी। रियायती दर क्या होनी चाहिए ये आप और हम बैठकर तय करेंगे, लेकिन जब आप और हम बैठेंगे तभी तो आप अपने मर्जी से अधिकारियों के पास भागते रहें, आप अपने मर्जी से मंत्रियों के पास जाते रहें। सभी कोचिंग संचालक महान हैं, सबकी अपनी अपनी अप्रोच है, लेकिन उस अपनी अपनी अप्रोच से अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। हमने सामूहिक रूप से जो अप्रोच की वही तो हुआ, और आगे भी सामूहिक रूप से हम सब इकट्ठे होकर जो अप्रोच करेंगे वही होगा। रियायती दर भी होगी और ये जो दर है ये भी कम होगी। पूरे शहर में चर्चा है। आज लगभग अब मेरे 500 जयपुर के वरिष्ठ पत्रकार मित्र जो मेरे साथ हमेशा रहे हैं और मेरे को हर मिशन में मदद करते रहे हैं, उनके बीच में भी इस विषय की चर्चा हमने की है कि हमारे साथ सरकार ने रियायती दर तय करते वक्त धोखा किया है। हम प्यार से काम कर रहे हैं, अधिकारियों से बराबर बात चल रही है। गांधी जी डंडा टेक कर चलते थे, वो इसलिए नहीं कि वे खुद के शरीर को ताकत दिया करते थे, उससे उस शरीर को झेला करते थे, शरीर की कमजोरी को दूर किया करते थे, ऐसा नहीं। कोई जानवर जब सामने आ जाता था तो उस डंडे से उसे भगाने में भी काम आता था। कीचड़ कहीं है तो उसकी गहराई नापने में भी काम आती थी। तो वही गांधीवाद हम लेकर चल रहे हैं। हमारे पास भी गांधी जी का डंडा है, हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से आपको निवेदन किया था कि हम जल्दी ही सब लोग मिलकर एक इलेक्शन करवाएं, इलेक्टेड एक व्यक्ति को लें, एक अध्यक्ष को लें। मेरा यहाँ जो काम था वो लगभग समाप्त है। एक मुख्य मुद्दा बाकी है। अगर आप लोग मुझे, आप सारे शिक्षक और संचालक उसके योग्य समझते हैं तो मुझे आप उसके लिए भी जिम्मेदारी दीजिए। हमें शिक्षा का दर्जा दिलवाना है कोचिंग को। आप ये नहीं कि कहिए कि ये नहीं होगा। क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। प्रजा का, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा शासन है। ये जब हमारे जहन में आएगा तो हम ये पाएंगे कि हम प्रजा हैं, और जब प्रजा है तो हम राजा हैं, और जब राजा हैं तो हमारे अधिकार, हमारे आदेश चलेंगे इस देश में। आज माननीय मुख्यमंत्री सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। बीच में कुछ अधिकारी अपने स्तर पर तय करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जी को ही करना है। आज अब से कुछ देर बाद मैं मुख्यमंत्री आवास भी पहुंचूंगा, उनको पत्र दूंगा, नई राह पर चलने की अनुमति लूंगा। हालांकि उन्होंने आदेश दे दिया है। 2000 गौशालाओं के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम काम कर रहे हैं। कोचिंग हब से भी बेहतर एक प्रोजेक्ट हम माननीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से, और माननीय प्रताप सिंह जी के सहयोग से, माननीय महेश जोशी के सहयोग से, माननीय शांति धारीवाल जी स्वायत्त शासन मंत्री, उनके सहयोग से हम इस प्रदेश को, इस देश को उपलब्ध कराएंगे। 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, उन पर एक प्रोजेक्ट पर हम अभी काम करना शुरू कर चुके हैं। 2000 गौशालाओं के साथ, जिन गौशालाओं के पास 1000-1500 से अधिक गायें हैं, गोमाता है, उनको गैस प्लांट के लिए सरकार 40 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है। अगर आप किसी ऐसी गौशाला को जानते हैं, आपके दिल में भी गौमाता की मदद करने की भावना है, तो मुझे अवसर दें सेवा का। मैं निस्वार्थ भाव से निःशुल्क उनकी मदद करूंगा। जिस प्रकार आप लोगों के बीच में मैंने काम किया, इस दौरान बहुत कष्ट भी झेले, कई गलतफहमियों का शिकार हुआ। होते हैं, जब कोई काम आप आगे कर रहे होते हैं तो लोगों के दिमाग में अलग अलग प्रकार की भावनाएं आती है। अनीश कुमार का क्या लाभ? पहली बात तो ये स्वार्थी दुनिया है। यहाँ बहुत कम हम जैसे पागल हैं जो अपने आप को मिटाकर दूसरों की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। तो जब बहुत कम लोग निस्वार्थ भावना से काम करते हैं तो स्वार्थ की दुनिया जो है वो ये सोचती है कि इसका क्या स्वार्थ है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। इस देश की सेवा करना, भारत माँ को दुल्हन की तरह सजाना, यह मेरा स्वार्थ है। और इस स्वार्थ के लिए मैंने
IHM करने के बाद 3 साल राजपूताना शैटन की नौकरी, 3 साल के अनुभव को छोड़ने के बाद 3 साल मैं बालक दास जी महाराज का शिष्य रहा, संन्यास मैंने ग्रहण किया। वहाँ से मैं गृहस्थ में आया, लेकिन गृहस्थ में आने के बाद भी मेरा मन देश के लिए व्यतीत रहा। मैं हमेशा सोचता रहा क्या करूं, तो मैंने पत्रकारिता की। BJMC करने के बाद मैंने पत्रकारिता ज्वाइन की। पत्रिका में, ETV में, बहुत सारे अखबारों में मैंने काम किया। उसके बाद हम लोग सुदर्शन न्यूज़ चैनल में भी मैंने काम किया। उसके बाद हम लोग गांधी TV लेके आए जय सिंह सेठिया जी के साथ। दिवंगत गांधीवादी संत SN सुब्बा राव जी के कर कमलों से उसका शुभारंभ हुआ, उसको हमने चलाया। बाद में आर्थिक तंगी की वजह से उसे बंद करना पड़ा। उसके बाद मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की राष्ट्र की सेवा के लिए। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की बस की बात नहीं है कि हम राष्ट्र की सेवा कांग्रेस पार्टी के साथ कर सकें। कुछ लोग अच्छे नेता हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, पार्टी के रूप में नहीं, गांधी TV के रूप में मैं अब सेवा कर रहा हूँ। गांधी TV के जरिए बहुत से इशू उठाएं। माननीय मुख्यमंत्री हमारे जनहित के कामों में पूरी मदद करते हैं। मेरी विचारधारा क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा लक्ष्य क्या है वो हम आपको बताना चाहते हैं। आपकी हमेशा आशीर्वाद, आपका गुरुजनों का कोचिंग संचालकों का सम्मान हमेशा व्यक्तिगत रूप से मुझ पर रहेगा, संगठनात्मक मुझ पर रहेगा। और मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके क्षमा करना। मैं पुनः अपने उन भाइयों से, उन कोचिंग संचालकों से निवेदन करना चाहूँगा जिनको कम समय हुआ है, आप एकत्रित हो जाइए। कोचिंग संचालकों के अलावा लाइब्रेरी और हॉस्टलों को भी रियायती दर पर देना था। आप लोग भी एकत्रित होइए। ये लड़ाई, हम अंतिम दौर पर खड़े हैं और अंतिम दौर में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है अगर आप एकत्रित होकर मन में जितने भी विकार है, मन में जितनी भी गलत भावनाएं हैं, जितने भी स्वार्थ की भावनाएं हैं, जितनी भी राजनीतिक भेदभाव है, धार्मिक भेदभाव है, उन सबको एक तरफ करिए। ये धरती, ये भारत माँ हम सब की है, हम सब इसके लाडले हैं। इसके लिए हम कुछ ना कुछ करें। आप कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ तो आप कर रहे हैं। ये भावना रहे, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की मदद के साथ हम आगे बढ़ें। आप लोगों ने कोरोना काल में भी इस जयपुर में 70,000 लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाने के लिए, कोई भूखा न सोने पाए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मदद की। आगे भी हम राष्ट्र निर्माण में लगे रहेंगे। यह कोचिंग हब हमारे हित के लिए होगा, हमारे स्थायित्व के लिए होगा, स्थायी भविष्य के लिए होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।